Hello all, welcome to my channel Learnify with Ritika. In this video, we will talk about preamble, which is the heart and base of our constitution. Before starting, I will tell you the topics which will be covered in this video. History of preamble, explanation of each feature in preamble, can preamble be amended, challenges faced during the drafting of the preamble, and summary about the preamble. हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल को मैं लेमन लैंग्वेज में रूल बुक से रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रियम्बल क्या है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल में फर्स्ट डे जाते हैं तो हमें टीचर कुछ रूल्स एक्सप्लेन करती हैं, बोलती हैं कि आपको फ़ोन नहीं लेके आना है, आपको स्कूल इतने बजे आना है, आपकी स्कूल से छुट्टी इतने बजे होगी, आपके बहुत बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स बनाता कौन है? इसके पीछे एक ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, उसमें कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ एचओडी होते हैं जो रूल्स बनाते हैं। फिर वो वाइस प्रिंसिपल के पास जाता है, वाइस प्रिंसिपल उसमें से जो रूल्स उन्हें सही लगेंगे उनकी एक फाइनल लिस्ट बनाती है और फिर वो अप्रूवल के लिए प्रिंसिपल सर के पास जाता है। जब वो प्रिंसिपल सर उसे रूल्स को अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो हर स्टूडेंट को वो रूल फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। और ये रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि स्कूल में डिसिप्लिन बना रहे। वैसे ही हमारे प्रियम्बल में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल, कुछ आइडियोलॉजीज लिखी थी, फॉर्म की गई थी, जो हमारे हमारे कंट्री का हर सिटीजन फॉलो करे ताकि डिसिप्लिन बना रहे। तो जब प्रियम्बल बनाने की बात हो रही थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो एक कमेटी फॉर्म की गई थी। उसमें टोटल 8 लोग थे और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर थे। और इस प्रियम्बल को अप्रोक्सीमेटली 2 years 11 months लग गया था फॉर्म होने में। और जैसे ही ये प्रियम्बल फॉर्म हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा ताकि वहाँ पे लोग इसे अप्रूव कर सके, एक्सेप्ट कर सके। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन ये प्रियम्बल को फोर्स में लाया गया। पर जब ये प्रियम्बल बन रहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर ने कहा था कि कुछ आइडियाज़ हैं जो इस प्रियम्बल में मैंडेटरी हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो इन 4 आइडियाज़ पे बेस्ड है। अब हम पढ़ते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is based on a set of principles and ideas that guided and was moved in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946, accepted on 22nd January 1947, and adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949, coming into force on 26th January 1950, celebrated as the Republic Day of India। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो फाइनली कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। Dr. B.R. Ambedkar played a crucial role in the drafting of the Indian Constitution, including the preamble. As the chairman of the drafting committee, he was instrumental in shaping the foundational principles and values of the Constitution. Ambedkar's contributions ensured that the preamble reflected the core ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. Moving on to the next slide. ये हमारे कंट्री का प्रियम्बल है, हमारे इंडिया का प्रियम्बल है। ये हम पढ़ते हैं प्रियम्बल में क्या लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all
fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. इसमें जो वर्ड सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिखा है, अब हम इन सब के बारे में समझते हैं. Sovereign. Sovereign signifies that India is an independent and autonomous entity. This means that India has the supreme authority to govern itself without any external interference. Sovereign का मतलब जैसे अभी कोविड हुआ था 2 साल पहले, तो इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे कंट्री में जब कोविड हुआ था तब उन्होंने कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए थे जो हर एक सिटीज़न को फॉलो करना मैंडेटरी था. उन्होंने वेट नहीं किया उस पैंडेमिक में कि कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर से कोई कंट्री आके हमें बताइए कि हमें क्या करना है. उन्हें जो सही लगा उन्होंने कुछ पॉलिसीज निकाली कि आपको ये करना है, ये करना है. उन्हें जो सही लगा अपने कंट्री के सिटीजन्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उन्होंने वो सारी चीज़ें की. उन्होंने बाहर किसी कंट्री के इंटरफेरेंस को नहीं एक्सेप्ट किया, ना ही वेट किया कि बाहर के कंट्री वाले क्या कर रहे हैं. उन्होंने अपने हिसाब से अपने कंट्री के हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. उसको सोवरीन कहते हैं. सोवरीन का मतलब है कि हमारी इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस एंटिटी है, उसे बाहर के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है. Socialist. The term socialist in the constitution means achieving social and economic equality through democratic and non-violent means. It emphasizes that wealth generated by society should be shared equally and not concentrated in the hands of a few. Socialist मतलब मैं सोशलिस्ट और कम्युनिज्म के बीच के डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ, तो इस सबको सोशलिस्ट भी समझ आएगा. कम्युनिज्म में क्या होता है कि आप जो भी अर्न कर रहे हो, आप और उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स जो भी अर्न कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर गवर्नमेंट उसको इक्वली हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करती है. अगर मैं 10 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ, कोई 5 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो भी हमें वो सब गवर्नमेंट को पे करना है और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मुझे कितना मिलेगा. इक्वली ही मिलेगा हर किसी को, पर वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. वो जो भी हमारा वेल्थ है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और फिर गवर्नमेंट उसको इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगी. बट सोशलिस्ट जो कंट्री सोशलिस्ट होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता. सोशलिस्ट कंट्री में आप इंडिविजुअल, आप जो कमा रहे हो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे उसको स्पेंड करना है. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. वो जो अब वेल्थ है वो कुछ लोगों के पास नहीं, वो इंडिविजुअल हर किसी के पास रहेगा और उसको जैसे स्पेंड करना है वो कर सकता है. तो सोशलिस्ट का मतलब ये है. सेक्युलर. The term secular in the preamble of the Indian Constitution means that the state treats all religions equally and does not favor any one religion over others. This principle ensures that all religions in India receive equal respect, protection and support from the state. Secular मतलब हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर है क्योंकि हम हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं. बीट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, पारसीज, एवरी रिलीजन इज रेस्पेक्टेड इन इंडिया. हम किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते या हम सिटीजन्स को नहीं फोर्स करते कि आप किसी एक रिलीजन को फॉलो करो. एवरी रिलीजन इज रेस्पेक्टेड, ट्रीटेड इक्वली in India. Okay, secular. Democratic. The people of India elect their governments by a system of universal adult franchise, popularly known as one person, one vote. This representative form of government is suitable for governing the country because of its huge and diverse population. Democratic मतलब हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि अभी हमारे
कंट्री में इलेक्शंस हुए थे, हम जो भी 18+ हैं, मैंडेटरी है कि आपको जाके वोट करना है। हर आदमी एक वोट करता है और आप जिसको भी वोट करोगे, जिस भी गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट जाएगा, वो फाइनली इलेक्शन जीत जाती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर 18 आपको वोट देने जाना चाहिए। वो आपका राइट है, आपके हाथ में है कि आप कौन सी गवर्नमेंट को वोट करके उसको इलेक्शंस विन करवाना चाहते हो। तो इसीलिए इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री। Republic. The term republic in the preamble of the Indian Constitution signifies that the head of state is elected either directly or indirectly for a fixed term, rather than being a hereditary monarch. In India, this means that the president is elected for a term of 5 years. Republic मतलब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हेड ऑफ स्टेट हो या कोई भी चीज़ के लिए हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है। हम नेपोटिज्म फॉलो नहीं करते। अगर मैं आपको बॉलीवुड के लैंग्वेज में या फिर कोई भी फील्ड के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने जाऊँ, तो हम नेपोटिज्म नहीं फॉलो आता। हमारा जो गवर्नमेंट है वो नेपोटिज्म को फॉलो नहीं करता। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में मोनार्की वाली रूल फॉलो होती है कि अगर एक किंग रूल कर रहा है तो उसका बेटा या फिर उसका जो जनरेशन, फर्दर जनरेशन वही रूल करेगा। पर हमारे गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। हमारे गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, जो विन करता है वही जीतता है। यहाँ पे कोई नेपोटिज्म फॉलो नहीं होता है। जस्टिस जस्टिस स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ arbitrariness, and a system of equal rights, freedom and opportunities for all in a society. जस्टिस, फ्रीडम, हर चीज़ का फ्रीडम, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलनी चाहिए। जो भी राइट्स है वो इक्वली हर सिटीजन्स को मिलना चाहिए। 3 distinct form of justice: social justice, economic justice and political justice. Social justice ensures equal treatment of all citizens without any social distinctions based on caste, color, race, religion, sex or other factors. भाई साहब, पहली बार एक साथ कर लिया था, फिर मेरा आवाज सुन लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा पता चला रिकॉर्ड कर लिया। Justice stands for rule of law, absence of arbitrariness, and a system of equal rights, freedom, and opportunities for all in a society. 3 distinct forms of justice: social justice, economic justice, and political justice. Justice मतलब हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, फ्रीडम इक्वली मिलना चाहिए और हर एक अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीजन को इक्वली मिलनी चाहिए। Social justice ensures equal treatment of all citizens without any social distinctions based on caste, color, race, religion, sex or other factors. Social justice मतलब भले इस इंसान का कास्ट कुछ भी हो, वो कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी रेस हो, उसका कलर कुछ भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उसको इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर राइट इक्वली मिलना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलनी चाहिए। उसका मतलब सोशल जस्टिस होता है। इकोनॉमिक जस्टिस aims to reduce economic inequalities by ensuring fair distribution of wealth and resources. इकोनॉमिक जस्टिस मतलब जो भी वेल्थ और रिसोर्सेज होते हैं वो हर एक सिटीजन को इक्वली मिलना चाहिए, कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए। Political justice guarantees that all citizens have equal political rights, access to political participation, and opportunities to influence government policies. Political justice मतलब हर एक citizen के पास right है, equal political right है कि वो political parties में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर उसे कुछ लग रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है तो। लिबर्टी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिलीव, वर्शिप एंड हैव फेथ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर एक्टिविटीज़।
लिबर्टी मीन्स हर एक सिटीजन के पास ये ऑप्शन है, वो उसे क्या सोचना है, उसे अपने को एक्सप्रेस कैसे करना है, किस रिलीजन को फॉलो करना है, किस भगवान को वर्शिप करना है, हर चीज़ की लिबर्टी हर सिटीजन के पास है। इंडिया में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी सिटीजन पे। Equality means that all citizens are equal and have the same opportunities without any discrimination or special privileges. Equality मतलब हर citizen, लड़का लड़की कोई भी ट्रांसजेंडर हर किसी के पास इक्वल सिटीजन्स इक्वल राइट्स है और सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में, और किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस भी नहीं मिलने चाहिए। Fraternity means a sense of brotherhood and sisterhood among the country's citizens. The word fraternity is derived from French word which declares that it has to assure two things: the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity का मतलब कि उसको इंडिविजुअल की डिग्निटी और एज होल हमारे कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों को एश्योर करना है कि वो सही है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि हमारी जो कंट्री है हमें हर एक इंडिविजुअल सिटीजन की डिग्निटी को भी ध्यान रखना है और कंट्री के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का भी ध्यान। B.R. Ambedkar said about the preamble, it was indeed a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life and which cannot be divorced from each other. सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी को आप अलग नहीं कर सकते, ये तीन एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could become a natural course of things. बेसिकली इसका यही मतलब है कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ये तीनों एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, ये तीनों साथ में होना बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। द वर्ड्स socialist, secular and integrity were later added during the Indian emergency by Indira Gandhi. हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड पहले नहीं था। जब पहली ड्राफ्टिंग हुई तब सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था। ये एक इमरजेंसी आई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐड करवाया था। वो एक ही टाइम था जब हमारा प्रियम्बल अमेंड किया गया था। वैसे हमारे प्रियम्बल को अमेंड करने की कोई पॉलिसी नहीं है, पर उस समय बेस था, हमारे प्रियम्बल का बेस कभी चेंज नहीं हुआ, उसमें ऐड ज़रूर हुआ पर कभी प्रियम्बल का बेस चेंज नहीं हुआ। तो द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस on 18 December 1976 during the emergency in India. The Indira Gandhi government pushed through several changes in the 42nd Amendment of the Constitution. Through this amendment, the words socialist and secular were added between the words sovereign and democratic, and the words unity of the nation were changed to unity and integrity of the nation. और ये रीज़न इस सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड करने का था। रीज़न फॉर दिस अमेंडमेंट वाज द इंक्लूजन ऑफ दीज टर्म्स वाज इंटेंडेड to align the constitution with the policies and ideologies of the ruling government at that time. Indira Gandhi's administration aimed to project a commitment to social justice, secularism and national unity. ये जो वर्ड्स उस समय ऐड किए गए, इनका मेन मोटिव यही था कि उस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की, उनका आइडियोलॉजी और उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसको ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था। 18 दिसंबर 1976 को ही पहली बार हमारा
प्रियम्बल अमेंड हुआ था। कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? Being a part of the Constitution, the preamble can be subjected to constitutional amendments exercised under Article 368. However, the basic structure cannot be altered. हाँ, हमारे प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, पर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्मेट है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। आप उसमें ऐड कर सकते हो, पर आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए तो हमारे प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कंसिडर किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक केस हुआ था, बर्बरी केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आर्टिकल 368 मिस कर दिया था उस समय जब बर्बरी केस 1960 में हुआ था। क्योंकि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप बेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर है जो वो चेंज नहीं कर सकते, पर आप उसमें अमेंडमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट मिस कर गया था 1960 में जब बर्बरी केस के हियरिंग के टाइम, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर जब 1973 में केशव आनंदा भारती केस जब हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट गेव अ comprehensive verdict. It said that preamble is part of the constitution and is subject to the amending power of the parliament, as are any other provisions of the constitution, provided the basic structure of the constitution is not destroyed. तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रियम्बल का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, प्रॉब्लम मतलब ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मैंने इसे बताया था प्रियम्बल को, जब प्रियम्बल की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे कमेटी को। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द प्रियम्बल। First challenge was, while the Constituent Assembly was debating the preamble, there was an argument to rename India the Union of Indian Socialistic Republics, as if India was to imitate the USSR. However, other names were not convinced. तो जो पहला चैलेंज था, जब Constituent Assembly preamble बन रही थी preamble Constituent Assembly में, तब आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया का हम रीनेम कर दें, इंडिया को रीनेम करके यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स रखते हैं, और ये यूएसएसआर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हाट इज यूएसएसआर? द यूएसएसआर और द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स वाज अ कंट्री that existed from 1922 to 1991. It was the first country to be based on the ideology of communism. तो हम जब प्रियम्बल बन रहा था तब लोगों ने कहा कि इंडिया का भी नाम चेंज करके यूएसएसआर की तरह रख देते हैं। यूएसएसआर एक कंट्री थी जो कम्युनिज्म को फॉलो करती थी। जो मैंने कम्युनिज्म के बारे में कहा था कि आप इंडिविजुअली जो भी अर्न करते हो वो एक कम्युनिटी के पास एज अ होल चली जाती है, और फिर कम्युनिटी उसको इंडिविजुअली हर किसी के पास ट्रांसफ़र करती है ताकि सबको ये वेल्थ इक्वली मिल सके। और ये कम्युनिज्म में इसलिए होता था ताकि कोई भी मतलब एक क्लासलेस सोसाइटी वो लोग क्रिएट कर सके, पर ये ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं कर पाई, और 1991 में communism खत्म हो। So communism is a political and economic system where all property is owned by the community as a whole and everyone shares the benefit of labor equally. The main goal of communism is to eliminate class struggles by creating a classless society where wealth and resources are distributed based on people's need. Second argument जो हुआ था, there was even argument as to whether to include the names of God एंड गांधी इन द प्रियम्बल। वहाँ पे ये भी हो रहा था कि क्यों ना हम प्रियम्बल में गॉड का नाम डाल दें, पर बहुत लोगों ने इसके लिए वोट आउट किया। अप्रॉक्सीमेटली 68 मेंबर्स ने वोट आउट किया कि गॉड का नाम नहीं डाल सकते।
एंड सही भी है, पॉलिटिकल चीज़ों में गॉड को नहीं लाना चाहिए। एंड गांधी जी का भी नाम लोगों ने सजेस्ट किया था कि हमें प्रियम्बल में डालना चाहिए, बट वहाँ पे एक ब्रजेश्वर प्रसाद थे उस कमेटी में जिन्होंने इस आइडिया को अपोज किया। एंड ही सेड कि ये गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, ये प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये कोई गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसमें गांधी जी का भी नाम नहीं आना चाहिए। देयर वाज इवन आर्ग्यूमेंट एज टू वेदर टू इंक्लूड द नेम्स ऑफ गॉड एंड गांधी इन द preamble. The former was outvoted when 68 members voted against God, while the suggestion to include Gandhi's name was disapproved by Brajeshwar Prasad, who said, I do not want that the name of Mahatma Gandhi should be incorporated in this constitution because it is not a Gandhian constitution. If we had a Gandhian constitution, I would have been the first to offer my support. I do not want that the name of Mahatma Gandhi should be dragged in this. This is everything about a preamble. A small summary of whatever we have studied till now. Preamble was drafted by Pandit Jawaharlal Nehru. Chairman of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. Preamble was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949. Preamble came into force on 26 January 1950. The preamble page, along with other pages of the original Constitution of India, was designed and decorated by the renowned painter Bijohar Ram Manohar Sinha of Jabalpur and Acharya Nandlal Bose. Calligraphy on preamble was done by Prem Bihari Naren Raizada. Preamble was amended on 18 December 1976. Words that were added later in the preamble were socialist, secular, and integrity. Thank you for watching my video. Hope you like it. Do share, subscribe, and like this video.